सॉरी, आवाज आ रही है? चैट में ही बता दो आप अगर ऐसे बोल नहीं पा रहे हो तो। आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे, अष्ट निंदित अध्याय। ऐसा ही कुछ हम रोग निदान में भी पढ़ चुके हैं। अष्ट निंदित का मतलब होता है 8 निंदित पुरुष, ठीक है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से 8 पुरुष निंदित होते हैं, माने कि 8 ऐसे लोग जो कि अच्छे नहीं माने जाते चिकित्सा की दृष्टि से, ठीक है। तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट बस। ओके, तो अष्ट निंदित अध्याय स्टार्ट करते हैं। इसमें श्लोक नंबर 3 जो है वो बताया हुआ है कि कौन से अष्ट, देखो इसके नाम से पता चल रहा है, अष्ट निंदित। अष्ट माने 8, निंदित माने कि जो बुरे माने जाते हैं पुरुष। तो अष्ट निंदित पुरुषों के बारे में सबसे पहले इस चैप्टर में वर्णित किया गया है। सबसे पहले इस चैप्टर में 8 निंदित पुरुषों के बारे में बताया है, जो कि हम लोग रोग निदान में भी पढ़ चुके हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम अष्ट निंदित्यम अध्याय रखा है। चैप्टर का नाम ऐसे पड़ता है कि या तो जो सबसे पहले बताया जा रहा है उसके ऊपर रख देंगे नाम, या जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। तो 8 निंदित पुरुष बताए हुए हैं यहाँ पे श्लोक नंबर 3 में। कौन से वो 8 निंदित? अति दीर्घ यानी बहुत लंबा, अति हर्ष यानी कि बहुत छोटा, अति लोमा यानी बहुत ज्यादा बॉडी हेयर्स है जिसके, अलोमा यानी बॉडी हेयर है ही नहीं, अति कृश माने कि बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन का, अति गौर माने कि बहुत ज्यादा गोरा। इसके अलावा अति स्थूल यानी बहुत मोटा, अति कृश यानी बहुत पतला। तो ये जो 8 पुरुष है ये निंदित माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी इनमें कुछ ऐसा खास है नहीं। एक बार इसका विमर्श मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने लायक है, इसलिए मैं एक बार इसका विमर्श पढ़वा रही हूँ। अदरवाइज ये हम रोग निदान में भी पढ़ चुके हैं। फटाफट देखेंगे। अति दीर्घ क्या है कि चिकित्सा की दृष्टि से ये निंदित नहीं है, किंतु लोक दृष्टि से असुंदर ये माने जाते हैं, ठीक है। चिकित्सा की दृष्टि से निंदित नहीं है, लेकिन लोक दृष्टि से मानी लोगों में ज्यादा सुंदर नहीं माने जाते हैं, इसलिए इसको निंदित प्रकरण में पढ़ा जा रहा है। शरीर इनका अधिक बढ़ा रहता है और वायु इनमें बड़ा, इनका शरीर जो बहुत बड़ा है उसके पीछे वायु का कारण है। इसको आप ना एक कारण मेरे को ऐसा लगता है कि इसलिए इसको माना जा सकता है कि जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में ना वात का रोल होता है, ठीक है। अगर आपको पता हो, ध्यान हो फर्स्ट ईयर का कुछ, या नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि जो गर्भ होता है, जो फीटस बनता है, ठीक है, वो जाइगोट, फिर एम्ब्रियो स्टेज, फिर फीटस बनता है ना, तो उसमें बहुत सारा सेल डिवीजन होता रहता है। तो उस टाइम पे ही उस टाइम से ही बताया जाता है कि सेल डिवीजन में मेनली वात का रोल है। तो अब ये इनकी बॉडी इतनी बड़ी है, माने इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। ग्रोथ किससे होती है? मेनली सेल डिवीजन की वजह से होती है। तो सेल डिवीजन में मेन रोल वात का है, तो इस वजह से वात का महत्व रहता है इनकी बॉडी बड़े होने में। इस संदर्भ में इसको यहाँ पे ऐसा कहा गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए वात इनकी बॉडी में ज्यादा रहती है, क्योंकि मेनली वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन की वजह से ही ग्रोथ रहती है। तो ये सारी बातें इस तरीके से आपस में लिंक्ड है, इसीलिए इनको वातल पुरुष भी कहते हैं। प्रकृतियों में वातल सबसे बेकार मानी जाती है, निम्न मानी जाती है, और संभवतः अत्यंत लंबे आदमी को निंदित कहने का यही कारण है, और इसे जाइजेंटिज्म से रिलेट किया जाता है। फिर अतिहार्ष यानी जो बहुत छोटे हैं, ये भी असुंदर होते हैं। इसमें जो ड्वार्फ होते हैं, ठीक है, बौने जो होते हैं, उनके लिए है ओजस्कर किसी भी कार्य करने में समर्थ नहीं होते, ठीक है, कोई भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। इनका शरीर छोटा होने के कारण औषधियों के वीर्य को सहन नहीं कर पाता, और इनमें मानसिक और शारीरिक जो विकास है वो भी पूरा अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। बॉडी का डेवलपमेंट और इनका मेंटल लेवल पे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, और ये मेनली मंदाग्नि से पीड़ित रहते हैं, और इसलिए ये निंदित माने जाते हैं, और इसे ड्वार्फिज्म से रिलेट करते हैं। फिर अतिलोमा माने बहुत ज्यादा बॉडी हेयर्स है, तो इनमें क्या है, 3.5 करोड़ रोमों की संख्या आचार्यों ने मानी है, और उतने ही इसमें रोमकूप होते हैं। जितने हेयर फॉलिकल्स होंगे उतने ही इनमें हेयर्स भी होंगे। लिखा है लोमकूपों से क्या है, शरीर का मल बाहर निकलता है। मल भी कौन सा? स्वेट बाहर निकलता है। अब इनका जो लोम है, ठीक है, इनके जो फॉलिकल्स हैं,
इनके जो भी लोम है उनमें ना बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, जो भी हेयर फॉलिकल्स है वहां पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है पसीना बाहर निकलेगा नहीं अच्छे से। तो अधिक रोम होने से ये जो स्वेद निकलने की क्रिया है ये स्पंदन कठिन होती है, माने इसमें नॉर्मली ये प्रोसेस हो नहीं पाता। और अतिलोमा का तात्पर्य है बड़े मोटे एवं लोम कूपों में अनेक रोम वाले, माने बहुत ज्यादा एक छेद में ही ना इनके बॉडी हेयर का जो एक फॉलिकल है, एक मिनट, एक फॉलिकल में ना बहुत ज्यादा इनके बॉडी हेयर्स होंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है पसीना पूरा इनका बाहर नहीं निकलता है, मल इनके शरीर से बाहर नहीं निकलता है। इन लोम के होने के कारण लोम कूपों का मार्ग अवरोध होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या है, अभ्यंग परिषेक वगैरह कुछ भी स्नेहन स्वेदन कराया जाए तो रोम बहुत टूटते हैं इनके, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा घाव हो जाते हैं इनको, तो ये भी अच्छा इनको नहीं माना जाता है। फिर अलोमा में क्या है, बॉडी हेयर्स ही नहीं है तो हेयर फॉलिकल भी नहीं है, और पूरा स्वेट शरीर से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो इस तरीके से स्वेद इनकी बॉडी से कभी बाहर निकलता नहीं है। फिर अतिकृश को सिर्फ मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है इसीलिए ये लोग निंदित मान लेते हैं, और कुछ कारण नहीं है। अति गौर में क्या है, ये भी दिखने में असुंदर होते हैं, बहुत ज्यादा जो व्हाइट होते हैं, ठीक है। वेटिलिगो वगैरह एल्बिनिज्म से इनको रिलेट किया है। अब इनमें क्या है कि इनकी रक्त की विकृति रहती है, ठीक है, पित्त की प्रधानता इनमें रहती है, रक्त की विकृति रहती है, और इनके शरीर में रोम भी अल्प होते हैं जिससे ये सूर्य के ताप को सहन नहीं कर सकते। एक्चुअली मॉडर्न से रिलेट करें तो इनमें जो मेलानिन पिगमेंट होता है ना वो बहुत कम होता है। मेलानिन का मेन काम होता है कि वो हमको स्किन कैंसर वगैरह से बचाता है, सन की जो हार्मफुल यूवी रेज है उससे हमको हमारा मेलानिन प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए जो इंडिया में पीपल होते हैं जनरली स्किन कैंसर उनको नहीं होता है यूवी रेज से। बाकी फॉरेन कंट्रीज में क्या है, वो लोग बहुत ज्यादा व्हाइट होते हैं, बहुत ज्यादा फेयर होते हैं, उनमें मेलानिन पिगमेंट इतना होता नहीं है, तो क्या होता है इस वजह से कि उनको स्किन कैंसर्स काफी रहते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है क्योंकि सभी में काफी मेलानिन पिगमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही रेयर ऐसा कोई होगा जो बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा गोरा होगा जितने बाहर के लोग होते हैं, यहाँ जनरली ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है। और इसको ये लोग कुछ आयुर्वेद के हिसाब से रिलेट कर रहे हैं कि रोम वगैरह कुछ होते नहीं है तो सूर्य के ताप को ये सहन नहीं कर पाते। अधिक गर्मी के दिनों में इन्हें अधिक कष्ट होता है, विशेष रूप से इनको पित्तज रोग होते हैं, और चिकित्सा करते हुए भी हमेशा शीतवीर्य की औषधियों का ही यूज करना होता है जो कि हर बारी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये निंदित माने गए हैं। और यही सेम सारी बातें ना हम उधर पीछे पढ़ चुके हैं रोग निदान में, ठीक है। इसके अलावा इसमें बता रहे हैं कि अतिकृश और अति स्थूल के बारे में बताया जा रहा है, तो लिखे ये दोनों ही चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत निंदित है। हाँ, बाकी चलो अब एक एक करके ये इनकी डिटेल बताएंगे, ठीक है। अब इनकी डिटेल में ना मेनली यहाँ पे अतिकृश और अति स्थूल के बारे में मेन बताएंगे। सॉरी एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे ना ये मेनली अति कृश और अति स्थूल के बारे में मेन बताएंगे ये, ठीक है। ओके, तो देखो क्या लिखा है। अति स्थूल पुरुष के अति कृश और अति निंदित पुरुष के विशेष कारण, तो आप सबसे पहले बता रहे हैं अति स्थूल जो मनुष्य है, ठीक है, ये इनके क्या कारण होते हैं मोटे होने के, क्या इनको कष्ट होता है, मतलब क्या जो मोटे लोग होते हैं उनको किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पहले ये बता रहे हैं। अति स्थूल पुरुष की आयु का क्षय शीघ्र होता है, ठीक है, बहुत जल्दी इनकी आयु कम होती जाती है। इसके अलावा उनके शरीर में किसी भी कार्य को करने का विशेष उत्साह नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मैथुन कर्म में भी इनको कठिनाई होती है। दुर्बलता, कमजोरी, अब इसका दुर्बलता का मतलब ये है कि दिखने में तो हट्टे कट्टे हैं लेकिन इनकी बॉडी में जो जो चीज की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही है, तो इस संदर्भ में बोला है कि दुर्बलता होती है इनमें, ठीक है। इसके अलावा शरीर से दुर्गंध आती है क्योंकि सारा टाइम पसीना इनको आता रहता है, ठीक है, पसीना बहुत आता है तो इसलिए शरीर से दुर्गंध आती है। अधिक मात्रा में इनको भूख लगती है, अधिक मात्रा में प्यास लगती है।
ये 8 दोष क्या है, मोटे लोगों में अधिक होते हैं, माने ये 8 मेन दिक्कतों का सामना ये मोटे लोगों को करना पड़ता है। अब अधिक मोटे होने के क्या कारण है, किन कारणों से ये जो लोग हैं बहुत मोटे हो गए हैं? तो अधिक मात्रा में भोजन करने से, गुरु शीत स्निग्ध आहार द्रव्यों का सेवन करने से, व्यायाम न करने से, मैथुन न करने से, दिवाशयन, यहाँ पे मैथुन न करना इज रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। दिवाशयन करते हैं, दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं है, हमेशा हैप्पी रहेंगे तो भी कफ बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कभी भी चिंता शोक आदि मानसिक विषयों से ग्रस्त ना होना, ठीक है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, वही सेम है। माता पिता के बीज के अनुसार स्वभावतः शरीर स्थूल होता है, माने कि जेनेटिक रीजन की वजह से भी हो सकते हैं, और ये सारी कुछ बातें हैं। 8 कारण इन्होंने यहाँ पे बताए मोटे होने के, ठीक है। अब इसके अलावा आगे देखो क्या बता रहे हैं ये। स्थूल होने पे सबसे पहले क्या है, स्थूल जब ये होते हैं तो इनके शरीर में मेद धातु की वृद्धि होती है, ठीक है, और मनुष्य मोटा होता है। मेद अधिक रूप से बढ़ता है, मेद बढ़ता है तो देखो लिखा है जिसके शरीर में मेद अधिक रूप में बढ़ गया है तो पुनः उसके शरीर में अधिक मात्रा में मेद धातु की वृद्धि होती रहती है, तो सेम ही है कुछ यहाँ पे एक्चुअली मेद, एक सेकेंड, संश्लेषण, ठीक है, तो वही है, इनकी बॉडी में लगातार फैट बढ़ता जा रहा है। दूसरी धातु यद्यपि कुछ मात्रा में, देखो ऐसा है कि इनकी बॉडी में फैट बढ़ रहा है, ठीक है, मेद बढ़ रहा है, माने कि फैट बढ़ रहा है, तो मेद बढ़ रहा है ना, तो ऐसा होता है कि धीरे 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 फिर इनका ना सिर्फ मेद धातु ही बढ़ती जाती है, मेद धातु ही बढ़ती जाती है, और कोई धातु इनकी अच्छे से बढ़ती नहीं है। वो इन्होंने लिखा है दूसरी धातु यद्यपि कुछ मात्रा में बढ़ती है तो उतनी मात्रा में नहीं बढ़ती जितना मेद धातु बढ़ रहा है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जब रस आदि धातुओं का उचित मात्रा में निर्माण नहीं होता तो आयु का क्षय होता है। इनकी बॉडी में केवल एक ही धातु लगातार बढ़ती जाती है, वो है मेद धातु, बाकी की जो 6 धातु है ना वो इनकी बॉडी में नहीं बढ़ती, अच्छे से बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। यही मेन कारण है कि इनकी आयु का क्षय होता है, ठीक है। लिखा है जब शरीर अधिक मोटा होता है, ये ना जो भी पीछे 8 कारण बताए हैं उनसे रिलेटेड जस्टिफिकेशन सॉर्ट ऑफ दिया है इन्होंने यहाँ पे, जो भी 8 दिक्कतें इनको होती हैं उनका क्या क्या जस्टिफिकेशन है वो यहाँ दिया है। अब देखो बोल रहे हैं जब इनका शरीर अधिक मोटा होता है तो शरीर शिथिल होता है, ठीक है, बहुत ढीला ढाला इनका शरीर पड़ा रहता है, जिससे सुकुमारता आ जाती है, माने कि ये अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहते। मेद स्वभाव से ही गुरु होता है, इसलिए मनुष्य जो मोटे लोग हैं इनको किसी तरीके का कार्य करने का उत्साह नहीं रहता, ठीक है। सुकुमारता आ जाएगी, सारा टाइम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा ये करने की कोशिश नहीं करेंगे, इन्हें पता है कि बैठे बैठे सब कुछ खाना पानी मिल रहा है तो क्यों कुछ एफर्ट्स करने, ठीक है, ये बात है। इसके अलावा मेद का अधिक हो जाने से अन्य धातुओं के स्रोतस बंद हो जाते हैं और मेद धातु की लगातार वृद्धि होती है, रसादी धातुएं अल्प बनती है, फलतः शुक्र भी इनका कम बनता है, और शुक्र कम है तो मैथुन कर्म में कठिनाई है। वही सेम रीजन है इनका मोटे होने वाला ही, कि सिर्फ मेद धातु बढ़ रही है बाकी धातुएं बढ़ ही नहीं रही है, तो जब बाकी धातुएं नहीं बढ़ रही है तो शुक्र भी नहीं बढ़ रहा है और ये मैथुन कर्म में भी इनको दिक्कत आती है। इसके अलावा आगे कह रहे हैं धातुओं का समान रूप से न बनने का कारण ही दुर्बलता है, कि धातुएं बन नहीं रही है इसलिए कमजोरी भी आती है। मेद धातु के विकृत होने से तथा मेद के स्वेद, देखो मेद धातु बढ़ रही है ना, और मेद जो है स्वेद को बढ़ाता है तो इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है और बहुत स्मेल आती है, ठीक है। मेद कफ का संबंधी होता है, अर्थात कफ और मेद समान, ये सब वही है कि बहुत ज्यादा पसीना निकलता है। हाँ, मेद शरीर में अधिक बढ़ जाती है जिसके कारण अति स्थूल पुरुष व्यायाम करता नहीं है कभी भी, ठीक है। मेद एंड कफ, मेद एंड कफ ये आश्रय आश्रयी भाव से सेम रहते हैं, तो मेद बढ़ रहा है माने कफ भी बढ़ रहा है, ऐसा रिलेट किया जाता है। तो सारा आलस्य उनमें आ रहा है, तो किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी व्यायाम वो नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा सब बताया हुआ है। अति स्थूल, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है इन सब कहानियों में तो वो यही है, अति स्थूल जो मोटा व्यक्ति होता है
इसके कोष्ठ में वायु सर्वदा ही अधिक रहती है, जिससे अग्नि का संदुक्षण होता रहता है। ठीक है, संदुक्षण माने स्टिमुलेट, अग्नि लगातार होती रहती है। फलस्वरूप अति तीव्र फलस्वरूप अग्नि अति तीव्र हो जाती है, जिससे भूख सदा ही अधिक मात्रा में रहती है। ऐसा है ना, ये बहुत मोटे लोग होते हैं, इनकी बॉडी से ना, इनकी बॉडी में इतना ज्यादा फैट है, इतनी थिक लेयर हो जाती है इनकी फैट की, कि वो जो वात है वो इनके पेट में बड़ी रहती है, वो ना शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाती, वो वहीं पड़ी हुई रहती है। और पेट में पड़ी हुई है इनकी वायु, कोष्ठ में पड़ी हुई है ना, वो लगातार एज ऑक्सीजन काम करती है। जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग जलती है, वैसे ही वो जो वायु इनके पेट में पड़ी हुई है, वो लगातार जो जठराग्नि है उसको स्टिमुलेट करने का काम वहां पे करती रहती है। तो इस वजह से इनको लगातार इनकी जठराग्नि बढ़ी रहती है और लगातार इनको भूख वहां पे लगती रहती है। ठीक है, अब अग्नि बढ़ रही है, भूख लग रही है, तो यही अग्नि की तीव्रता के कारण ही इनको प्यास भी बहुत अधिक लगती है। ठीक है, ये सारी इनकी कहानी है। यहां तक समझ में आ गया? कुछ दिक्कत है? ओके, अब देखो आगे बता रहे हैं। ठीक है, अब बता रहे हैं अति स्थूल पुरुष के दोष और कारण और स्वरूप। अब थोड़ा और इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे इस पैरा में ना मेनली इन्होंने यही बताया है कि मेद धातु इनमें बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, और मेद बढ़ती है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा अपने साथ मांस धातु को भी बढ़ाती जाती है। बहुत इनकी बॉडी में फैट वगैरह एक्यूमुलेट होता रहता है। वायु हमने जैसे पीछे पढ़ाई, वायु इनकी बॉडी में बढ़ी हुई रहती है, अग्नि भी इनकी बढ़ी हुई रहती है, और लगातार अग्नि का संदुक्षण होता है, जिससे भूख वगैरह लगती रहती है। यही सब कहानी इस पैरा में लिखी हुई है। ठीक है, चलो इसे पढ़ते हैं। लिखा है, मेद धातु बढ़कर जब सारे स्रोतसों के मार्गों को बंद कर देती है, तब कोष्ठ में वायु विशेष रूप से बढ़कर गमन करती हुई अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करती है। तो वही है ये कि मेद धातु क्या कर रही है, स्रोतसों को ब्लॉक कर रही है। स्रोतस ब्लॉक हो रहे हैं, वायु को घूमने की जगह नहीं मिल रही, शरीर से वो ऐसे बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि बहुत थिक लेयर ऑफ फैट है। और अगर वो स्रोतसों से घूम के यहाँ वहां निकलती, तो वो स्रोतसों को भी फैट ने यानी कि मेद ने बंद कर दिया है। तो अब वायु के पास कहीं जगह ही नहीं बची, तो वो कोष्ठ में ही पड़ी रह जाती है और वहां पड़े पड़े अग्नि को स्टिमुलेट करती है। तो वही लिखा है, मेद धातु क्या करती है, स्रोतसों को बंद कर देती है, कोष्ठ में वायु बढ़ जाती है, और क्या करती है, अग्नि को प्रदीप्त करती रहती है और आहार का शोषण भी करती है। ठीक है, इसलिए आहार का पाचन शीघ्र हो जाता है, क्योंकि अग्नि एकदम तेज है इनके पेट में, तो एकदम जल्दी इनकी आहार का पाचन हो जाता है। लिखा है, जिससे मनुष्य आहार को बार बार अधिक मात्रा में खाना चाहता है। यदि आहार की मात्रा का अतिक्रमण कर दिया जाए, माने कि अगर ना ये ऐसे सोचे कि बहुत मोटा हो रहा हूँ, चलो खाना छोड़ देता हूँ, तो फिर क्या होगा, खाना नहीं खाएंगे, खा लिया, अगेन वात का प्रकोप, ऑलरेडी वात बढ़ी हुई है। तो ऐसे मनुष्य अगर बिल्कुल भूखे रहेंगे, तो इनको भयंकर वात पित्त जन्य रोग इनमें हो जाएंगे। ठीक है, अग्नि और वायु दोनों बढ़कर विशेष उपद्रव करने वाली होती है। बढ़ी हुई ये दोनों स्थूल पुरुष को उसी प्रकार कष्ट देती है। यहां से इंपॉर्टेंट है, ये वायु और अग्नि बढ़ के कैसा कष्ट दे रही है इनको। दावग्नि वन को जलाकर नष्ट कर देती है, जैसे जंगल में लगी हुई आग पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, वैसे ही ये वायु और अग्नि जो है यहाँ पे इस मोटे पुरुष के शरीर को नष्ट कर देती है। मेद धातु के अधिक बढ़ जाने पर सहसा कुपित हुआ वात पित्त कफ भयंकर रोगों को उत्पन्न करता हुआ अति स्थूल के जीवन को नष्ट कर देता है। देखो, मेद बढ़ता है तो साथ में थोड़ी बहुत मांस धातु भी बढ़ती है। ठीक है, मेद और मांस दोनों धातु बढ़ती है, तो इससे क्या होता है, नितम यानी चेस्ट रीजन, उदर और सॉरी, नितम यानी कि हिप रीजन होता है। ठीक है, नितम यानी हिप, उदर यानी कि स्टमक वगैरह, पूरा पेट वगैरह वाला एरिया जो उनका मोटा रहता है, और स्तन प्रदेश यानी कि चेस्ट रीजन, ये सभी इनका इतना मोटा हो जाता है कि लटक जाता है और चलते समय हिलता है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अंग प्रत्यंग की वृद्धि उचित रूप से नहीं हो पाती और कार्य करने में कोई उत्साह नहीं रहता, ऐसे मनुष्यों को अति स्थूल कहा जाता है। तो ये सारी कहानी इन्होंने मोटे लोगों के बारे में बता दी। ठीक है, अब ये बताते हैं अतिकृश, जो बहुत पतले होते हैं, बिल्कुल हड्डी जैसे जो लोग होते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है ये। तो अतिकृश
के कारण। तो अतिकृश क्या है कि ये जनरली वातवर्धक चीजों का ही सेवन करते हैं, ठीक है। देखो मोटे लोगों में भी वात बढ़ रहा है, पतले लोगों में भी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का जो रिस्पेक्ट है कि किस संदर्भ में बढ़ रहा है वो अलग अलग है। वहां पे मोटे लोगों में बढ़ के क्या कर रहा है, अग्नि को लगातार स्टिमुलेट कर रहा है। इधर पतले लोगों में वात बढ़ के इनके शरीर का शोषण करते जाता है, ठीक है, और इनको कमजोर करते जाता है। तो आपने देखना है, यहाँ देखो क्या मिलेगा। अत्यंत कृश होने के समय ये सब हो गया। रूक्ष अन्नपान का सेवन करते हैं, उपवास करते हैं, मात्रा में अल्प नपातुला भोजन करते हैं, माने डाइटिंग वगैरह। किसी भी शारीरिक और मानसिक कार्यों को करना को अधिक करते हैं, शोक के वशीभूत रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, मल मूत्र और निद्रा आदि के वेगों को हमेशा रोक के रखते हैं, शरीर के रूक्ष रहने पर अथवा रूक्ष द्रव्यों से निर्मित उपटन लगाते हैं, मतलब सारी ड्राई चीजें ये लोग यूज करते हैं। रूक्ष द्रव्यों से कल्पित द्रव्य का स्नान करते हैं, ठीक है, और स्नान का अभ्यास करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। स्नान का अभ्यास करना माने दिन में 3-4 बार नहाना पतला करेगा लगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है लाइक बहुत हमेशा ही वो दिन भर में 3-4 बार नहाता है, ठीक है, लंबे टाइम की बात करी हूँ, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन करा तो आप बोलेंगे मैम हम तो पतले ही नहीं हुए, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे टाइम अभ्यास माने लंबे टाइम, 4-5 महीने तक कोई ऐसा करता है, दिन में 5-6 बार नहाना, तो इस तरीके का जो है वो स्नान उस व्यक्ति को कृश करवाता है। तो अधिक स्नान का अभ्यास करना भी कृश करवाता है। और वातज प्रकृति का होना, वृद्ध अवस्था का होना, बहुत दिनों से कोई रोग से ग्रसित होना, क्रोध करना, ये सभी कुछ मनुष्य को बहुत पतला कर देता है, अति कृश उसको बना देता है। अब जो ये अति कृश लोग होते हैं, ये सभी कुछ अभी तक आपको याद करना था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अति स्थूल के बारे में लिख दो, अति कृश के बारे में लिख दो। तो अब सब यहाँ पे अति कृश वालों में होने वाले जो भी रोग है वो उनके बारे में, अति कृश के दोष एक्चुअली बताए जा रहे हैं कि क्या क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अति कृश जो व्यक्ति है वो व्यायाम, अधिक भोजन, भूख प्यास, रोग, औषधि, अत्यधिक शीतल, अत्यधिक उष्ण आहार विहार, अति मैथुन, ये सारी ही चीजों को सहन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा प्रायः अत्यंत कृश जो होते हैं इनको प्लीहा वृद्धि, स्प्लीनोमेगैली है, कास, श्वास, ये सारे रोग रहते हैं, ठीक है। प्लीहा वृद्धि माने स्प्लीनोमेगैली, कास माने खांसी, क्षय माने की धातु क्षय, श्वास माने की अस्थमा रिलेटेड, गुल्म यानी कि किसी तरीके का गांठ, अर्श यानी पाइल्स, उदर यानी कि एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, और ग्रहणी गति यानी कि माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, ठीक है। ग्रहणी अगर मैं बताऊं ना, एक ऐसा दोष है जिसमें मेनली ग्रहणी में मौजूद जो भी अग्नि है वो दूषित रहती है, जिसकी वजह से वहां पे आहार का पाचन उचित रूप से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो माल एब्जॉर्प्शन से सॉर्ट ऑफ रिलेट करते हैं मॉडर्न के। अब नेक्स्ट बात आती है अति कृश की परिभाषा। दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। शुष्क स्फिग उदर ग्रीवा धमनी जाल संतता त्वग अस्थि शेषो अति कृश स्थूल पर्वो नरोमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अति कृश पुरुष कैसा होता है? शुष्क स्फिग उदर ग्रीवा, सूखा हुआ स्फिग उदर और ग्रीवा, धमनी जाल संतता, पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स का जाल उसके दिखता रहता है, धमनी जाल संतता, संतता माने दिखता है धमनियों का जाल, ब्लड वेसल। त्वग अस्थि शेषो, त्वग अस्थि शेषो यानी त्वग माने त्वचा, अस्थि यानी बोन्स, शेषो शेष रह गई है। अतिकृशा, अतिकृश में वो लोग इतने पतले होते हैं ना कि ऐसा लगता है उनके शरीर में केवल हड्डी और त्वचा ही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो बहुत ही कमजोर लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। स्थूल पर्वो नरोमता, और इनके जो जॉइंट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि एक सेकेंड, आप मेरा हाथ देख सकते हैं, मैं इसमें फटाफट बता देती हूँ। हाथ दिख रहा है मेरा? ये जैसे ये मेरी फिंगर है, ठीक है,
ये कैसी यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म फिंगर है मेरी। लेकिन जो ये पतले लोग होते हैं ना, इनका ये वाला एरिया बहुत ज्यादा पतला, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा पतला। तो ये जो जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट होता है ऐसे मोड़ लेते हैं, एक जॉइंट यहाँ पे होता है ऐसे मोड़ लेते हैं। तो ये जो पतले लोग होते हैं ना, ये ऊपर का पोर्शन भी बहुत पतला होगा, ये भी बहुत पतला, ये भी बहुत पतला। तो ये जो जॉइंट है और ये जो जॉइंट है, बहुत ज्यादा इनका स्वेल लगेगा। तो स्थूल पर्व माने कि इनके जो जॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा मोटे लगेंगे। जैसे मेरी फिंगर में यूनिफॉर्म लग रहे हैं, ये जो मोटे लोग होते हैं इनके बहुत ज्यादा ये जो जॉइंट्स वगैरह हैं ये बहुत सूजे स्वेल रहते हैं। और नी वगैरह भी जो है, नी जॉइंट है और एल्बो शोल्डर सब जगह के जो जॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं इनकी बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आ गया? यस नो बोल दीजिए थोड़ा कुछ। ठीक है, इसके अलावा ये आपने श्लोक पूरा याद करना है। इसके अलावा चिकित्सा सिद्धांत की बात की जाएगी तो चिकित्सा सिद्धांत में लिखा है अति स्थूल और अति कृश, इनमें क्रमशः क्या करना है, कर्षण एंड बृंघण। अति स्थूल में कर्षण यानी अति स्थूल जो है उसको लंघन करवाना पड़ेगा, और अति कृश जो बहुत ज्यादा कमजोर है उसको बृंघण करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा चलो नेक्स्ट है स्थौल्य और कार्श्य में अच्छा कौन, मतलब कि मोटे और पतले में अगर देखा जाए तो कौन अच्छा है। तो जो कृश व्यक्ति है ना वो ज्यादा अच्छा होता है। अब ना इसका जस्टिफिकेशन बहुत बढ़िया इधर विमर्श में दिया हुआ है, तो मैं इसे रीड करूंगी। पहले बता देती हूँ, देखो इसमें ऐसा बोला है कि चिकित्सा ना या तो लंघन से करो यहाँ इन लोगों की, या इनकी बृंघण से चिकित्सा करो। ठीक है, लंघन माने कि इनको पतला करना है, बृंघण यानी कि इनको नरिशमेंट देना है। तो अब जो मोटे लोग होते हैं ना, अगर आप इनकी बृंघण के द्वारा चिकित्सा करेंगे तो ये ऑलरेडी मोटे हैं और मोटे हो जाएंगे। और अगर आप इनको लंघन देंगे, इनको पतला करना चाहेंगे, तो क्या होगा, पतला करेंगे, लंघन देंगे तो उपवास वगैरह तो करवाना ही पड़ेगा, तो जिसकी वजह से वात का प्रकोप होगा। ऑलरेडी इनकी बॉडी में बहुत वात बढ़ा हुआ है, अब अगर आपने उपवास करवा दिया तो वो वात और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनको दिक्कत होगी। तो इसीलिए इनको ना हम लंघन करा सकते हैं ना इनको बृंघण करा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ये पतले लोग होते हैं, पतले लोगों के केस में क्या है कि हम सीधे सीधे बृंघण से इनकी चिकित्सा करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है। अब देखो क्या लिखा है, यदि स्थूल कृश ये दोनों व्यक्ति समान रूप से निंदित है, फिर भी अपेक्षा में स्थूल से कृश अच्छा होता है। ठीक है, स्थूल के कंपैरिजन में कृश ज्यादा अच्छा होता है। कारण ये बताया जाता है कि एक समान अगर चिकित्सा की जाए तो दोनों व्यक्ति में आ जाते हैं। देखो लिखा है जैसे स्थूल व्यक्ति में मेद को नष्ट करने के लिए अग्नि को नष्ट करने वाली, वायु को नष्ट करने वाली औषधियों का प्रयोग करेंगे। तो चलो ये सब छोड़ो, ये छोड़ो, सीधे यहां से देखो। मोटे व्यक्ति में क्या है, के लिए बृंघण और लंघन ये दोनों ही औषधियां प्रयोग प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। बृंघण क्या है, मेदा को अधिक बढ़ा देगा, और लंघन से क्या है, मेदा का तो नाश होगा लेकिन अग्नि इनकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, अग्नि और वायु। ठीक है, तो मोटे व्यक्तियों में ना लंघन होगा ना बृंघण होगा। और कृश व्यक्ति जो है, इसी प्रकार यदि स्थूल और कृश व्यक्तियों को बृंघण साध्य कोई भी रोग दिया जाए तो कृश व्यक्ति के लिए वो यूजफुल है, लेकिन मोटे लोगों में आप बृंघण नहीं करा सकते। और स्थूल व्यक्तियों के केस में अगर स्थूल व्यक्तियों में वो रोग कृत साध्य होता है, क्योंकि बृंघण चिकित्सा मोटे लोगों में नहीं कराई जा सकती। अब लंघन की बात की है कि लंघन आपने अगर स्थूल पुरुषों में करवा दिया, तो स्थूल पुरुषों में लंघन कराने से क्या होगा, अग्नि और वात बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली वात का प्रकोप हो रहा है। तो स्थूल पुरुष के केस में अग्नि और वायु अधिक बढ़ जाती है, अतः लंघन भी यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा परीक्षण कराया जा सकता है, चलो ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग लंघन नहीं करा सकते, और पतले लोगों में लंघन कराने की जरूरत ही नहीं है, उनको हम बृंघण से ही ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी कहानी है। इसके अलावा अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक, स्वस्थ पुरुष के श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
श्लोक नंबर 18 एंड 19। ठीक है, मैं कल सुनूंगी। अब मैं कल सुनूंगी इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास से ही भाग जाएं, फिर क्लास ही ना आए। 3 ही श्लोक याद करने के लिए नहीं है, एटलीस्ट इतना तो याद कर लो, कुछ तो दया करो मुझ पे। मुझे लगे कि भाई किसी को तो पढ़ा रही हूं मैं। यही 3 श्लोक याद कर लेना, कुछ और नहीं सुनूंगी, सिर्फ यही श्लोक याद कर लेना। आपको बहुत अच्छा लगेगा याद करके, ठीक है, और मुझे भी अच्छा लगेगा। एक तो आपने वो पतले लोगों वाला याद करना है जो मैंने बताया था, शुष्क स्फिग उदर ग्रीवा, श्लोक नंबर 15, ये वाला याद करना है एक तो आपने। एंड श्लोक नंबर 18 और 19 ये याद करना है बस, ठीक है। 18 एंड 19 जो है ये स्वस्थ पुरुष के लक्षण है। तो स्वस्थ पुरुष किसको बोलेंगे? छुट्टी मत मारना कल, ठीक है, याद कर लेना, मैं मारूंगी पीटूंगी नहीं, बस याद कर लेना इसको। एक सेकेंड, इतना तो याद कर लेंगे आप लोग आई गेस, बहुत ज्यादा नहीं बोला है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है ये इसका, सम मास प्रमाणस्तु सम सहननो नरा दृढ़ेन्द्रिय विकाराणाम न बले ना भी भूयते, यानी कि सम मांस प्रमाणस्तु, मांस कैसा है? सम प्रमाण में है, उसकी बॉडी में यूनिफॉर्म अमाउंट में मांस है। सम सहननो नरा, सम सहनन का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटमी उसकी, ठीक है, तो एनाटमी भी कैसी है? सम है। नरह, ऐसे नर की, लिखा है दृढ़ इंद्रिया विकारा नाम, दृढ़ इंद्रिया यानी कि सारी उसकी इंद्रियां दृढ़ हैं, माने अच्छे से फंक्शन करती हैं। विकारा नाम न बले ना भी भूयते, विकारा नाम यानी विकार, न बले ना भी भूयते, कोई भी रोग उसको कष्ट नहीं देता है। तो जिस व्यक्ति के मांस का प्रमाण सम हो और अंगों का जो संगठन है वो भी सम है, इंद्रियां दृढ़ है और रोग उसको कष्ट नहीं देते हैं। और इसके आगे क्या बताया है? ये दोनों श्लोक आप पूरे लिखोगे ना तब आपके स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा होगी, ठीक है। सेकंड श्लोक बोल रहे हैं, शुद्ध पिपासा तप स शुद्ध पिपासा तप सह शीत व्यायाम सम स समपक्ता समजरा सम्मांस चयो मता, यानी शुद्ध पिपासा तप स, शुद्ध यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, तप यानी धूप, तो वो भूख प्यास धूप, शीत व्यायाम सम स यानी शीत भी व्यायाम भी, इन सभी को वो, इन सभी से होने वाली दिक्कतों को वो सहन कर सकते हैं। देखो भूख लगती है तो भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, प्यास लगती है तो भी हमसे सहन नहीं होता है ज्यादा लंबे टाइम तक, ऐसे ही भूख प्यास धूप और ठंड एवं व्यायाम, इन सभी को वो सहन कर सकते हैं। समपक्ता समजरा, पक्ता माने जठराग्नि, तो उनकी जठराग्नि कैसी है? सम है, समपक्ता। समजरा यानी उनका जो प्रकृति है वो भी सम है। सम मांस चयोमता, और उनका जो मांस है बॉडी में वो भी सब सम प्रमाण में है। इस तरीके के जो पुरुष हैं वो स्वस्थ पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों श्लोक मिला के स्वस्थ पुरुष की परिभाषा होती है। इसके अलावा 20 नंबर के श्लोक में बताया हुआ है स्थौल्य, स्थौल्य तथा कार्शिक के लिए चिकित्सा कैसी करनी है? तो जो मोटे लोग हैं, ठीक है, मोटे लोगों को कृश बनाने के लिए हमें क्या करना है? गुरु आहार देना है और फिर उसको अपतर्पण कराना है। पतले लोगों को हल्का आहार देके ब्रह्मण कराना है। अब आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, ऐसा है कि जो मोटे लोग हैं आप इनको ना बहुत हैवी खाना खिला दो तो जल्दी से पचा नहीं पाएंगे ये, ठीक है। लाइक इनको 4-5 घंटे लग जाएंगे उस हैवी खाने को पचाने के लिए, तो 4-5 घंटे लगेंगे ना, तो ये 4-5 घंटे का वो ड्यूरेशन जिसमें ये कुछ नहीं खाएंगे, इनको फुलनेस की फीलिंग आएगी, वो इनका लंघन का टाइम हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लंघन इनको ऐसे करवा दिया। लेकिन और पतले लोगों में क्या किया? अगर आप ना ये मोटे लोगों को हल्का खाना खिलाते तो क्या था, इनको हर घंटे ही भूख लगती रहती, तो बिल्कुल भी वहां पे कर्षण वगैरह इनका कुछ हो नहीं पाता, अपतर्पण। अब पतले लोगों में आपने क्या किया?
थोड़े थोड़े अमाउंट में ज्यादा देर तक खाना देते हैं। लाइक उसको अभी 1 घंटे में खाना दिया, हल्का खाना दिया, 1 घंटे में पच गया, फिर दूसरे घंटे में दोबारा से खाना दिया, फिर तीसरे घंटे में दोबारा से, ऐसे हल्का हल्का खाना देना है तो ज्यादा अमाउंट में देंगे। अगर आप उसको गुरु आहार दे देंगे ना तो वो बेचारे की अग्नि वैसी एकदम नष्ट होती है, उसको पचाने में उसे 6-7 घंटे लग जाएंगे, तो वो 6-7 घंटे फिर वो कुछ नहीं खाएगा, तो उसका भृंगण हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए ऐसा यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं। ये मैं सोच रही थी कि आज ये चैप्टर पूरा करा देती हूँ, लेकिन चलो देखते हैं, नहीं कर पाऊंगी। निद्रा वाला कल करेंगे, आज ये बस मोटे पतले वाला कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो श्लोक नंबर 34 से कल करेंगे। ओके, तो ये अति स्थूल के लिए ना इन्होंने थोड़ी सी चिकित्सा का कुछ कुछ बताया। तो एक तो ये रूक्ष उद्वर्तन, रूक्ष उद्वर्तन, ये एक तो ये हाईलाइट कर लो। उसके अलावा यव अम्ल चूर्ण, ये वाला हाईलाइट कर लो। ये पूरा यव वगैरह से हाईलाइट करना, मेरा यहाँ पेन चल नहीं रहा है, रुको, चल गया, ठीक है। इसके अलावा बिल्व आदि पंचमूलस्य शौद्र संयुक्तम शिलाजतु प्रयोगस्य सा अग्निमंथ रसा परम, ठीक है। तो ये सब यूज करना है। तो हमने एक तो रूक्ष उपटन करना है। उपटन का मतलब ना स्क्रबिंग होता है, ठीक है, आसान भाषा में बोलूं तो। यहाँ हिंदी में पता नहीं, ढूंढ लेना कहाँ लिखा है रूक्ष उपटन। त्रिफला मधु उष्ण बस्ती, यहाँ पे रूक्ष उपटन, ये रहा रूक्ष उपटन देना है। मधु, ये जो लिखा हुआ है यव अम्लक चूर्ण, यव यानी जौ, अम्लक यानी आंवला, इनका चूर्ण प्रयोग करवाना है हमने, ठीक है। तो यव आंवला इन सब का चूर्ण हमने प्रयोग कराना है। मधु भी, ये शौद्र संयुक्तम, चलो नीचे है, जौ का आटा, अमलकी का चूर्ण, इनको खिलाना है। इसके अलावा बिलवादी पंचमूलस्य, तो ये ना बृहद पंचमूल में आता है। तो बृहद पंचमूल शौद्र संयुक्तम, शौद्र ना मधु का पर्याय है, शहद का, तो शौद्र के साथ मिला के बृहद पंचमूल यूज कराना है। और शिला जतु प्रयोगश्च सा अग्निमंथ रसम यानी अग्निमंथम रसम यानी अग्निमंथ का रस, शिला जतु का प्रयोग, इस सब में उत्तम बताया गया। तो ये ना मोटे लोगों की चिकित्सा है जो यहाँ पे करने के लिए बोला है। अब इसके अलावा मोटे लोगों के लिए पथ्य क्या है कि क्या वो खा सकते हैं। तो श्यामक यवक यवा अरिष्ट अनुपानार्थे मेद मांस कफ अपहाना, तो सांवा, जई, जौ, ये सब ना अनाज की टाइप्स है, ओके। इसके अलावा मेद मांस कफ नाशक अरिष्टों का प्रयोग करना चाहिए। अरिष्ट ना मतलब एक अरिष्ट, वो तक्रारिष्ट, अशोकारिष्ट, अगर आपने कभी सुना हो, ये ना एक तरीके से मेडिकल फॉर्मुलेशन है जो कि फर्मेंट करके बनाई जाती है, ठीक है। तो ये अरिष्ट यहाँ पे। और एक अरिष्ट वो वर्ड होता है जो मृत्यु सूचक लक्षण होता है, कोमा के पेशेंट में दिखते हैं। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अरिष्ट का मतलब है कि वो जो तक्रारिष्ट, अशोकारिष्ट आपने आम भाषा में सुना होगा, उस तरीके के मेडिकल फॉर्मुलेशन। तो मेद मांस कफनाशक अरिष्टों का प्रयोग करना है। इसके अलावा अति स्थूल में विहार, मोटे लोगों में क्या क्या करवाना है, तो लिखा है प्रजागरण, ठीक है, रात में उनको जागरण करवाना चाहिए। व्यवाय मैथुन कर्म, व्यायाम करवाना चाहिए। मानसिक परिश्रम उनको करवाना चाहिए, ये सब बातें। इसके अलावा अतिकृश की चिकित्सा, पतले लोगों के लिए क्या करना है, चिंता व्यवाय व्यायाम विराम प्रिय दर्शनम, चिंता को व्यवाय यानी मैथुन कर्म, व्यायाम यानी एक्सरसाइज, विराम चिंता नहीं करनी है, मैथुन कर्म नहीं करना है और व्यायाम नहीं करना है। प्रिय दर्शनम, जो उनको पसंद हो ऐसी वस्तुओं को देखना है। गोधूम गौ वैकृतम, गोधूम यानी गेहूं, गुड़ वैकृतम और गुड़ से बनी हुई चीजें, तो गेहूं और गुड़ से बनी हुई चीजें, गुड़ वैकृतम यानी गुड़ से बनी हुई चीजें मीठी। स्निग्ध उद्वर्तनम, जैसे वहां रूक्ष उपटन लगा रहे थे, यहाँ पे स्निग्ध उपटन लगाएंगे, ठीक है। उद्वर्तन या उपटन सेम है। रसाया नामम वृष्या नामम योग नाम उपरसे, रस उप
सॉरी, रसायनाम वृष्याणाम योग अनुप सेवनम, यानी कि रसायन औषधियां और वृक्ष औषधियां इनको यहाँ पे प्रयोग करानी है। ठीक है, वृक्ष माने की वाजीकरण औषधियां, ये सब यहाँ यूज करानी है। अब इसके अलावा चलो बस इतना ही, ये कल निद्रा वाला कल से स्टार्ट करूंगी, फिर बहुत हो जाएगा, याद भी नहीं करोगे तुम श्लोक। ओके, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, और कल 3 श्लोक याद करके आना। मैं वीकली ऑफ ऑलरेडी फ्राइडे को दे चुकी हूँ, तो कल आपकी छुट्टी नहीं होगी, चिंता मत करिए। ये सितंबर में एंड में 28 से आपका ऑफ रहेगा, 28, 29, 30, 1, 2 इतना आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, ओके, ये शायद मैंने बहुत पहले भी बता दिया था, ये आपका ऑफ रहेगा, मेरे घर में फैमिली फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, कल मैं सुबह ही रखूंगी क्लास, तो बता दूंगी आपको। ठीक है, और क्लास ज्वाइन कर लेना सुबह, और ऐसा भी नहीं रखती कि सुबह सुबह 4 बजे रखूं कि आप अटेंड ही नहीं कर पा रहे। 9-10 बजे रखिए, इतने तो सभी उठ जाते हैं, तो इसको अटेंड कर लेना। ओके।